बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब और इस इंतखाब के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, इस पर आज हमने बात करनी है। एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका सियासी तर्ज अमल इल्ज़ामात है, जिसका सियासी तर्ज अमल टकराव है, जिसका सियासी तर्ज अमल है अजीब बयानियां देना। 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 में इस सियासी जमात ने धरना भी दिया और बार बार थर्ड अंपायर की उंगली का जिक्र भी किया, और जबकि पार्लियामान के फैसलों में इदारों को घसीटने की ये जमात कोशिश भी करती रही। हमने आज के प्रोग्राम में ये बात करनी है कि पार्लियामान का तकद्दुस क्या होता है और पार्लियामानी फैसलों में इदारों को लाना ये कैसी बात है। क्या ये पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है सियासी जमात या नहीं। सबसे पहले आज के पैनलिस्ट का जो तारुफ है आपसे करवाती चलूं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मुर्तजा सुलंगी साहब, स्काइप पर ही हमें ज्वाइन किया है शनीला अम्मार साहिबा ने। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक साहब, जबकि लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं आजम चौधरी साहब और सज्जाद अनवर साहब। प्रोग्राम का आगाज करेंगे मुर्तजा सुलंगी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, सिंपल स्ट्रेट सवाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है या नहीं? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब नफी में है। ख़ास तौर पर जब आपने देखा कि 2013 के इंतखाबात हुए, उसके बाद आपने देखा कि एक ही साल बाद 4 नशिस्तों का बहाना बनाकर ये जमात एक और साहब और एक और जमात जो कनाडा के ताहरुल कादरी साहब थे उनके साथ इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने पार्लियामान पर हमला भी किया। पीटीवी जहां आप बैठी हैं वहां पर कब्जा भी किया, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कब्जा भी किया, पुलिस पर हमले भी किए, पुलिस अफसरों पर तशद्दुद भी किया, पार्लियामान की दीवार को भी गिराने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट का जो तकद्दुस है उसको भी पामाल किया। तो उसके बाद फिर ये इस्तीफे ऐलान करके चले गए थे, आपको याद होगा, और बाद में वो तनख्वाहें भी वापस ले ली उस दौर की और वो वापस भी आ गए। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो इक़्तिदार में आने से पहले भी उनका जो रवैया था वो पार्लियामान मुखालिफ था। लेकिन ख़ास तौर पर 2018 के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद जब वो तशरीफ़ लाए हैं तो पूरी जो 3.5 साल की जो तारीख़ है वो यही बताती है कि पार्लियामान उनके नज़दीक रबर स्टैम्प के अलावा और कुछ नहीं थी। उन्होंने इस पूरे अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा आर्डीनेंस नाफिज करवाए। सदर साहब ने एक कारखाना लगाया हुआ था ऐवान सदर में जहाँ से आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस नाफिज होते थे, और जब इन्होंने कानून साजी करने की कोशिश भी की तो वो कानून साजी जो मुरवजा पार्लिमानी जो रिवायात हैं उसके बरक्स यहाँ पर 33 बिल 1 घंटे के अंदर बुलडोज भी किए गए, और साथ ही ज़्यादातर वक्त जो है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था उसको उन्होंने जेलों में डाले रखा। जो इससे साबिक जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था खुर्शीद शाह, उनको भी जेलों में डाले रखा, और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको उन्होंने कैद में रखा मुख्तलिफ हीले बहानों से। मीडिया जो है उस पर बेतहाशा कदगने थी, मीडिया हाउसेस, मीडिया मालकान, सहाफ़ी, उन पर हमले हुए। जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि इमरान खान जो है वो एक प्रेडेटर हैं, एक शिकारी हैं मीडिया के। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जाहिर करती हैं। इसके अलावा भी जब भी कोई अहम मवाक़िया है, चाहे वो भारत के साथ ये मामला हो जब उनके जहाज़ यहाँ आ गए थे, अभिनंदन वाला या गिलगित बल्तिस्तान या नैब तरामीम या फैटफ, उस पर उन्होंने इमरान खान ने इनकार किया हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स के साथ बैठने से, एक दफ़ा भी नहीं। तो उनका पूरा जो तर्ज अमल है इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार में आने के बाद, उन्होंने पार्लियामान को बिल्कुल हैसियत नहीं दी, बल्कि उनकी जमात के लोग इस तरह के बयानबाजी करते रहे और आज भी कर रहे हैं कि यहाँ पर सदारती निज़ाम होना चाहिए जिसकी गुंजाइश हमारे आइन में नहीं। सही।
सही है। आपका जवाब हमें मौसूल हो चुका है। शरीला साहिबा, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से अभी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तगद्दुस पामाल करना, ये मनाजिर आपने भी देखे और सबने देखे, और पाकिस्तान टेलीविजन के स्टेट ओन टेलीविजन है, यहाँ पर हमला कर देना और अंदर आ जाना, ये तमाम चीज़ें माजी में हमने देखी हैं। तो इसका जवाब आप कैसे देंगी? पार्लियामान का तकद्दुस ये जमात रखती है या नहीं रखती है? बिल्कुल भी नहीं रखती है। अगर आप इमरान खान की पिछली तकरीर देखें, अब इक़्तिदार से निकलने के बाद देखें, कभी भी आपको इमरान खान की किसी भी तकरीर में ये नजर आता है कि वो पार्लियामेंट की बात करें, आइन की बात करें, वोट की बात करें, अवाम की बालादस्ती की बात करें। उनकी सियासत मैं से शुरू होती है, मैं पे खत्म हो जाती है। अगर उनको इक़्तिदार मिल जाएगा तो पार्लियामेंट भी अच्छी है, अगर उनको इक़्तिदार नहीं मिलता तो पार्लियामेंट जो है वो चोरों का घर है। मतलब 2013 में जिस वक्त वो इलेक्शन हार गए, उन्होंने इसी पार्लियामेंट के ऊपर दशनाम तराजी की, पार्लियामेंट को गालियां दी, इनके लोगों ने पार्लियामेंट पे हमला किया और फिर उसी पार्लियामेंट से वो तनख्वाहें भी लेते रहे। फिर उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आ गए, जिस तरह भी वो इक़्तिदार में मैनेज किया गया उनके लिए, जिस तरह पूरा इलेक्शन, ये सबको मालूम है कि वो कोई अवाम की वोटों के बलबूते के ऊपर नहीं आए थे, इसलिए तो वो कभी भी अवाम की तरफ नहीं देखते, इसलिए तो वो अवाम के वोटों की इज्जत की बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अवाम के वोटों से मैं कभी भी इक़्तिदार में नहीं आऊंगा। तो जब इस दफा भी जब वो इक़्तिदार में आए तो क्या कभी वो अब ऐवान में आते थे? क्या कभी उन्होंने ऐवान के अंदर आके अवाम के सवालों, जो वहां पे जो बैठे होते थे अवाम के नुमाइंदे, उनके सवालों का जवाब कभी दिया था? कभी उन्होंने किसी कानून साजी को अहमियत दी थी? हमेशा बिलडोज करवा के, जबरदस्ती लोगों को लाके उन्होंने अपनी मन मर्जी के कवानीन जो थे वहां से पास करवाए थे। उनका जो दौर था वो आप देख लें तो किसी मार्शल लॉ से भी बदतर दौर था जो पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे हैं वो। मीडिया हो जाए या सियासी जमातों के लिए हो जाए, आपने इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखी हैं, कभी उन्होंने किसी पार्टी को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। उनके दौर के अंदर इकोनॉमी के इतने बुरे हालात थे कि अपोजिशन वाले कहते थे, उन्होंने कभी दावत नहीं दी। उन्होंने कानूनी इस्लाहात करनी थी, कभी दावत नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कभी किसी को दावत नहीं दी। वो पार्लियामेंट को हमेशा रबर स्टैम्प समझते रहे। आइन उनके लिए एक रद्दी का टुकड़ा था, और जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तब हमने देखा कि किस तरह उन्होंने आइन शिकनी की और उस पर डटे भी रहे और वो उसको अप्रिशिएट भी करते रहे। इमरान खान की पूरी सियासत में कहीं आपको जमहूरियत, पार्लियामेंट और वोट का तकद्दुस नजर नहीं आता। तो हम कैसे कहते हैं कि इमरान खान पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं? इमरान खान बिल्कुल पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन नहीं रखते। और जैसे मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा कि वो तो सदारती निजाम की तरफ जाना चाहते हैं, 18वीं तरमीम को खत्म करके वो तो सूबे के इख्तियारात भी सर्व करना चाहते थे कि 18वीं तरमीम खत्म हो जाए और सूबों के इख्तियारात भी उनके पास आ जाए। वो अपने आप को एक मुल्क में एक ऐसी बादशाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं जिसमें सारे इदारे उनके नीचे हो जाए और वो मुतलकल अनान बन जाए और उनके सामने कोई बात ना कर सके। जिसको चाहे उठा के जेल में डाल दें, जिसको चाहे उसको फांसी के फंदे पे लटका दें, हमेशा धमकी, ब्लैकमेलिंग, ये सियासत वो करना चाहते हैं। उसमें जमहूरियत, पार्लियामेंट कहीं नहीं है। ठीक है शरीला साहिबा, ताहिर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। जो सियासी रवायात हैं, ख़ानदानी रवायात की तरह सियासी रवायात भी कुछ मायने रखती हैं, और सियासी रवायात में पार्लियामेंट एक अहम मकाम रखती है। जैसे कि सर का ताज होता है जमहूरियत में पार्लियामेंट, उसका कहना मानना, आइन और कानून की बालादस्ती करवाना और लोगों की बात सुनना और लोगों के लिए अपना तर्ज सियासत जो है वो उस जानिब मोड़ना, लेकिन अपना ज़ाती मुफाद बीच में लाना, ये इसको आप कैसे देखते हैं? और सवाल स्ट्रेट अवे ये है कि पार्लियामान की बालादस्ती पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन रखती है या नहीं रखती है? मेरा जवाब भी नहीं में है, और मैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने जहाँ बात ख़त्म की वहाँ से शुरू करूँगा कि देखें कुछ अरकान ऐसे भी थे तहरीक इंसाफ में जिन्होंने पार्लियामेंट पे लानत भेजी और ख़ुद कुछ हमले का भी कहा उन्होंने, और फिर पार्टी लीडरशिप की तरफ से उनका से कोई एक्सप्लेनेशन या वजाहत नहीं मांगी थी। और अलमिया ये हुआ कि जब यहाँ पे आज़ादी मार्च, उनका एक प्रोटेस्ट मार्च आया, तो वो अरकान असम्बली जो मुस्तफ़ी हो गए थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम रुकने असम्बली हैं, लिहाजा हमारे ख़िलाफ़ जो पुलिस की कार्रवाई है वो स्पीकर को इत्माद में नहीं लिया गया। यानी ये रवैया कि जहाँ आपने अपने आप को बचाना हो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएं, मरात लें। तो पार्लियामेंट एक माँ है, माँ की कोख से जन्म लेके वो बच्चा, उसका किरदार क्या होगा जो माँ की कोख से जन्म ले और माँ पे फिर हमला आवर हो जाए। बिल्कुल। तो इस नुक्ते तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, इसमें पाकिस्तान की तारीख रोशन नहीं है।
और एक जानिब ये रवैश है, दूसरी जानिब ये रवैश है कि कोरम ही पूरा नहीं होता। मैंने एक पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, किसी भी पार्टी का हूँ, मैंने कागजात नामजदगी फाइल किए हैं, मैंने उसके लिए एक जिसको पंजाबी में कहते हैं कि शौक की वंगे हैं, और मैंने ऑप्ट किया। अगर मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्यों इसके लिए स्ट्रगल करता हूँ, और फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। बरतानिया में एक रुकने असम्बली को पार्लियामेंट के दौरान अगर गैर अखलाकी वीडियो देखने पे उसके हल्के के अवाम और सियासी जमात उससे इस्तीफ़ा ले सकती है कि ये वक्त तुम्हारा अवाम के मसाइल के हल के लिए और नुमाइंदों के कानून साजी के लिए, तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को इस नुक्ते की तरफ आना होगा। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का सवाल है, देखें कि जब वो इस पे कि एक शख्स में जो मुर्तकिज़ हो जाएं तमाम इख्तियारात, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, इस निज़ाम की वो बात करते हैं। ये निज़ाम फाशिज़म में तो मुमकिन है, जिसमें हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट को आग लगा के वो इख्तियारात हासिल कर लिए, लेकिन सदारती निज़ाम चाहे चीन का हो, चाहे वो रूस का हो, चाहे फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, उसके अंदर भी पार्लियामेंट का एक मकाम है। ये मत भूलें कि सदारती निज़ाम जो दुनिया में राइज है, वहाँ पर आइन की हुक्मरानी नहीं, वहाँ पे अदली आज़ाद नहीं। सोलंगी साहब अमेरिका में कवर करते रहे हैं, वो उसको साफ़ती जिम्मेदारी से पूछे कि यूएस प्रेसिडेंट बहुत सारी चीजों में बेख्तियार होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी ये रविश है कि ना हम आइन को मानेंगे, ना कानून को मानेंगे, ना पार्लियामेंट को मानेंगे, तो फिर ये रियासत से बगावत है, ये पार्लियामेंट का, जमहूरियत का, आइन का एहतराम नहीं। और तीसरी बात, जब जाती तौर पे प्राइवेटली ये लोग मिलते हैं तो कहते हैं क्या आइन हम नहीं मान। जब आप नहीं मानते तो जब आप हल्फ उठा रहे हैं तब करैक्टर पैदा करें कि हम इस आइन को नहीं मानते। जब आप वजीर बन रहे हैं, जब आप सदर बन रहे हैं, जब आप मिनिस्टर बन रहे हैं, तो ये आपका अगर फिर तो आप सादिक और अमीन ही नहीं रहे। अगर आप आइन को तस्लीम नहीं करते तो फिर वो लोग जो आज रियासत से जंग कर रहे हैं, उनका किरदार मुझे बेहतर नजर आता है कि ना वो आइन के तहत होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, वो रियासत से जंग तो करते हैं, लेकिन उनमें ये मुनाफकत नहीं है कि मैं अपने मुफाद की खातिर आइन से वफादारी का हल्फ उठाऊं और फिर अपने मुफाद के लिए उस आइन को अपने पैरों तले रौंदूं। ठीक है ताहिर साहब। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। आज़म साहब, आपकी जानिब आते हैं। रियासत से कुछ लोग बगावत करते हैं और रियासत के लिए काम करने वाले जब रियासत से बगावत कर ले तो उनकी क्या कोई सज़ा भी होती है? ये सवाल के पार्लियामान की जो बालादस्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर यकीन रखती है या नहीं, इसी सवाल में ये ऐड कर लीजिए कि रियासत से बगावत करने वालों की क्या सज़ा होनी चाहिए? देखें, आइन के अंदर सारी चीज़ें बड़ी तशरीह के साथ बताई गई हैं कि रियासत से बगावत का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। आप देखें, एक अगर फौजी डिक्टेटर ने बगावत की थी तो उसका आपके सामने अंजाम है कि उसका क्या रिज़ल्ट आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो सड़कों की सियासत करती है उसको पार्लियामेंट से ज़्यादा अजीज़ वो सड़कों की सियासत है, वो जलसे हैं, वो इज्तिमा है। अगर आप सियासत पार्लियामेंट में जाने के लिए करते हैं तो पार्लियामेंट की तौकीर को भी आप बहाल करें, उसकी बालादस्ती को भी आप कबूल करें, क्योंकि आप वहाँ पे गए हैं कानून साजी के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, लेकिन आपने पार्लियामेंट में बैठना ही गवारा नहीं किया। अब इस वक्त जबकि मुल्क को ज़रूरत है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर पार्लियामानी पार्टियां जो है वो फैसले करें और मुल्क जिन क्राइसिस में है उसको मिल बैठकर सारे बाहर निकाले, मगर आप कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के बाहर आ चुके हुए हैं और आप साथ बैठना भी नहीं चाह रहे। इवन कि आप अपनी हुकूमत होते हुए आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठे। उस वक्त बार बार अपोजिशन की तरफ से मेरे साथी ठीक कह रहे हैं कि बार बार इनको कहा गया कि आए मिल बैठकर फैसले करते हैं, हम आपका अच्छे फैसलों में साथ देते हैं, लेकिन उस वक्त भी तस्लीम नहीं की गई उनकी बात। और आज जबकि वो अपोजिशन में है और आज आप एक कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे दिए हुए हैं। अगर इस्तीफे दिए हैं तो फिर पंजाब में हुकूमत के हसूल के लिए क्यों इतनी तगोदो की जा रही है, फिर केपीके की हुकूमत क्यों चलाई जा रही है? अगर इस्तीफे दिए हैं तो सारी असम्बलियों से आप बाहर आए, तो फिर आप आके तो चले इलेक्शन में जाना है या जो भी करना है, लेकिन अगर आप इंटैक्ट भी रहना चाहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती भी कबूल नहीं करना चाहते और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए अपना किरदार भी अदा नहीं करना चाहते, फिर हमारी समझ से बालातर है कि आप कौन सी सियासत कर रहे हैं
या रियासत के लिए आप कौन सी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सही। बड़ी तफसील से मेरे साथियों ने इस पर रोशनी डाली है और मेरा भी जवाब इसमें नफ़ी में है। ठीक है नाज़रीन, शीर रहमान साहिबा ने ये एक बयान दिया है कि इमरान खान साहब में पुरतशद्दुद इंतशार पैदा करना चाहते हैं वो मुल्क में, और इसी तरह की जो हम बातें हैं वो देख रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी, बहतान, और अपने लिए अपनी सिर्फ जीत के लिए, अपनी अना के लिए अवाम सफ़र कर रही है। मुल्की मईशत हम देख रहे हैं कि इस सारी सियासी सूरत हाल की वजह से, अदम जो इस्तेहकाम है उसकी वजह से, मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्की मईशत कहाँ जा रही है। किसी को इसका ख्याल होना चाहिए, किसी को अवाम का ख्याल होना चाहिए। जो अपोजिशन जमात है अगर अवाम का ख्याल करते हुए कुछ अरसा जो है वो मौजूदा सियासी जमात को दे ताकि अवाम का सोचा जा सके और जो काम हो रहे हैं उन्हें मुकम्मल किया जा सके। सज्जाद साहब, आपका जवाब हाँ में आएगा, ना में आएगा? सवाल वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है या नहीं रखती? असल में मैं ज़रा इसको एक वसी तनाजुर में देखना चाहूँगा। सारे दोस्तों ने इस पे बात की है। मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, खा वो प्रेसिडेंशियल हो या खा वो पार्लियामेंट्री हो, उसमें जो पार्लियामेंट होती है या जो दोनों हाउसेज होते हैं, अपर एंड लोअर हाउसेज पार्लियामेंट के, वो बेसिकली मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से तख्लीक होता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि जो पार्लियामेंट है उसको ख़तरात का सामना ही रहता है हर ज़माने में, और जिन अदारों को उसने ख़ुद तख्लीक किया होता है वो अदारे बाज़ औक़ात डाइवर्जेंस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और मियाँ इमरान और ये जो इमरान खान साहब का फिनोमेनन है या जो पीटीआई का फिनोमेनन है, ये बेसिकली पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट की ताकत को और पार्लियामेंट के अंदर जो फोर्सेस काफ़ी अरसे से अपनी पावर को परपेचुएट करके आगे आ रही थी, उनको बेसिकली अनडू करने के लिए इस पीटीआई को एक शक्ल दी गई, एक ताकत बनाया गया। और उनका जो बयानिया था ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का, वो अगर देखा जाए तो वो ये था कि जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है इस वक्त इस मुल्क की, वो शायद सारी की सारी जो है वो चोर हैं, डाकू हैं, और वो चाह रहे थे कि एक नया निज़ाम इस मुल्क में लेकर आए, और वो पार्लियामेंट के ज़रिए आए तो ज़रूर। लेकिन आपने ये देखा, एक ज़माना था कि उन्होंने इलेक्शंस का बाइकाट किया, अगले जब वो कुछ सीटें जीत के आ गए तो उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया और कहा कि मैं इस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। उन्होंने खुद कहा था कि मैं इस पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ धरनों के दौरान, और फिर वापस भी आ गए थे। और फिर जब दोबारा उनको इक़्तिदार मिला तो उस इक़्तिदार का क्या आपने सीन देखा कि वो ख़ुद पार्लियामेंट में कितनी दफ़ा आए जी, और जब उनको ज़रूरत पड़ती थी कानून साजी के लिए तो उन्होंने कहा कि हमें अपने खुफिया अदारों को कह के लोगों को बुलाना पड़ता था। उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं थी, और ख़ास तौर पे ये उनकी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इवन अलाइंस किया था उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो। एमक्यूएम के बारे में जो वो कहते थे सबको पता है, और एमक्यूएम को बामरे मजबूरी उन्होंने अपने साथ अलाइंस में लिया था। इसी तरह वो काफ लीग के बारे में और चौधरी बरादरान के बारे में जो कहते थे उनको भी इसी हवाले से कि एक पावर स्ट्रक्चर में उनके पास नंबर कम थे तो उनको साथ ले लिया। तो बेसिकली उनका जो सोच है या जो उनका नज़रिया है वो एक डिक्टेटोरियल है। वो मैं समझता हूँ इमरान खान जो हैं वो बग़ैर वर्दी के एक समझ लें कि एक फ़ौजी डिक्टेटर के रूप में आना चाह रहे थे। वो समझते थे कि हमेशा जो भी पावर है उनके पास वो कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात वो हर अदारे में इंक्रोच करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनकी क्या राय थी, फ़ौज के बारे में उनकी क्या राय अब खुल के सामने आई, पहले वो और बातें करते थे। इलेक्शन कमीशन जहाँ से उनके बारे में सवालात हैं और जहाँ उनके ख़िलाफ़ एक केस है पेंडिंग पड़ा हुआ, फ़ैसला महफूज है, उसके बारे में वो क्या बात करते हैं। तो बेसिकली ये तो हम कह रहे हैं कि वो उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि मैं जहाँ नहीं हूँ वो चीज़ बिल्कुल अब्स है, वो बेकार है, उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो ये एक फाशिस्ट माइंडसेट है, ये डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में कभी काम नहीं कर सकता इस तरह का माइंड।
ठीक और है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो केडर है वो भी इसी तरह डेवलप हुआ है, नीचे तक वर्कर भी। और उनका ख्याल है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ ना बात करनी चाहिए, ना उसको एंगेज करना चाहिए, ना वो नेशनल डिस्कोर्स और नेशनल रिकन्सिलिएशन का जो काम पार्लियामेंट करती है और कौम को मुत्तहिद करती है, ये बल्कि मैंने देखा पीटीआई ने तो हमेशा दरार डाली है और वो ठीक उस है अलायंस को सज्जाद साहब, national आपका coherence जो जवाब भी होता है, नहीं में आया है, तो उसको नाज़रीन पैदा इस करने सवाल की के बजाय जवाब बल्कि में कि उसको क्या तोड़ने की पाकिस्तान कोशिश तहरीक की है। इंसाफ पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है या नहीं, इस पर मुर्तज़ा साहब, शनीला साहिबा, ताहिर साहब, आजम साहब और सज्जाद साहब ने नहीं में जवाब दिया है। प्रोग्राम बाखबर, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, दोबारा वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अगर हम इमरान खान के अपोजिशन ज़माने को और फिर वज़ारत उज़्मा के ज़माने को देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इखलाकियात की धज्जियाँ बखेरी गई, बल्कि उनके आसपास के लोग भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने टेलीविज़न पर बैठकर दूसरों के खिलाफ नाजेबा ज़बानें इस्तेमाल की और उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता रहा, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो शहबाज गिल सबसे आगे थे कि बहुत सारी ऐसी इखलाकी कदरों से गिरी हुई बातें भी उन्होंने की जो कि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सुनना गवारा नहीं था। तो आज हमने इस पे भी बात करनी है। हमारे पैनलिस्ट से ये सवाल है कि क्या इमरान खान वाकई सियासी इखलाकियात पर यकीन रखते हैं या नहीं। सबसे पहले साहब आपकी जानिब चलेंगे, इस सवाल का जवाब आप हाँ में देंगे या ना में देंगे? देखें, मेरे ख्याल में जो सियासी मुखालफत है वो तो हर दौर में रही है और तनकीद भी हर दौर में रही है, लेकिन जिस तरह से ज़ाती हमले और वो भी इंतहाई घटिया ज़बान में खान साहब ने मुतारफ़ कराए हैं, न सिर्फ अपने सियासी मुखालफों के लिए बल्कि दानिश्वरों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, कोई शख्स, कोई इदारा, कोई फ़र्द उनके हमलों से बच नहीं सका। और बात सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है अपनी सियासी जमात में, उनकी तरक्की और उनकी ये प्रमोशन जो है वो इस बात पर मुनहसर थी कि वो अपने और पीटीआई के मुखालफिन को कितनी ज़्यादा घटिया तरीके से उन पर हमले करते हैं। इसलिए आप अगर देखें जो उनके दाएं बाएं जो लोग हैं उनमें वो तमाम लोग जिनके अंदर निस्बतन संजीदगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता हटते चले गए हैं। और वो जो खान साहब की जो किचन कैबिनेट है जी जी, उसमें सिर्फ वो लोग बच गए हैं जो जितना आगे बढ़कर गालम गलोच कर सकता है वो आगे चले गए हैं। तो मैं समझता हूं कि सियासी अखलाकियात उसका तो एक तरह से जनाजा ही निकाल दिया है पीटीआई। ठीक है मुर्तज़ा साहब। शनिया साहब, आप क्या कहती हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मनपसंद फैसले आते हैं तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, लेकिन अगर उनकी मर्जी के खिलाफ फैसले आते हैं तो इल्ज़ामात की बुछाड़ की जाती है, सड़कों पर निकला जाता है, ब्लू एरिया के दरख्त जलाए जाते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि सियासी इखलाकियात पर यकीन रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं रखती। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई और जो अखलाकियात हैं दो मुतजाद चीजें हैं। एक जुमले में आप अखलाकियात और पीटीआई को शामिल कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों में मुखालफत हमेशा रही है, इख्तलाफात हमेशा रहे हैं। हमने अपना बचपन सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के आपस में इख्तलाफात में देखा, लेकिन उन्हीं दो जमातों के दरमियान हमने मिसाक के जमहूरियत भी होते हुए देखा। लेकिन इमरान खान ने इख्तलाफात को इतने घटिया लेवल के ऊपर पहुंचा दिया कि हमें समझ नहीं आती कि अब इससे आगे कहां पे जाके मामलात रुकेंगे। देखें, इमरान खान साहब ने हमेशा लोगों के ऊपर इल्जामात ही लगाए हैं। उन्होंने चोर डाकू से नीचे कभी किसी के लिए बात नहीं की है। मौलाना फजल रहमान के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब वो धरने में थे हमने देखा था किस तरह वो अचकजई साहब के का मजाक उड़ाते थे। क्या कोई मेच्योर लीडर, क्या कोई सियासतदान, कोई लीडर इस तरह की हरकत करता था जिस तरह की हरकतें वो धरने में करते थे? फिर उनकी यही सारी चीजें उनके तमाम मेंबरान में भी आ चुकी है, उनके सपोर्टर्स में भी आ चुकी है।
उनका जो मेंबर जितनी ज्यादा गलीज जुबान इस्तेमाल करता है, इमरान खान उसको उतनी ज्यादा थपकी देता है, उतनी ज्यादा शाबाश देता है। जो आपने देखा कि खवातीन जो सियासतदान थी उनके बारे में किस किस किस्म की जुबान इमरान खान जलसे में इस्तेमाल करते रहे हैं, फिर उनके जो मेंबरान थे वो इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक फिर है खवातीन शर्मिला साहब, यहाँ पे ये बात भी जिक्र करना जरूरी है कि मरियम नवाज साहिबा जो कि एक बेटी हैं, बहन है, बहू हैं, उनके लिए भी किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने उनके बारे में जितने घटिया लेवल पे जाके जुबान इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने की थी। और आप ये देखें कि खवातीन सहाफियों के बारे में जो गलीज ट्रेंड बनते हैं वो कौन सी सियासी जमात बनाती है? पीटीआई बनाती है। आपने मीडिया जो मीडिया आपके साथ होता है वो अच्छा होता है, जो मीडिया आपके साथ नहीं होता वो बिकाऊ और लिफाफा हो जाता है। जब अदलिया आपकी मर्जी के फैसले देती है वो ठीक होती है, जब अदलिया आपकी मर्जी के फैसले नहीं देगी तो बिकाऊ हो जाती है। जब इदारे आपके साथ होते हैं तो वो ठीक होते हैं, जब इदारे आपके खिलाफ कोई फैसला दे देंगे तो इदारे भी बिक जाते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनका मसला क्या है? उनका मसला सिर्फ यही है ना उनके साथ कि आपका फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आना, और आपको पता है कि उसके अंदर बेजाब्तगियां हुई, आपको पता है कि उसके अंदर बड़ी ऐसे गैर कानूनी फंडिंग हुई है कि जिसपे आपको सजा भी हो सकती है, इसलिए आपने उनके खिलाफ केस बनाना शुरू कर दिया। देखिए आप 15 सीटें जीत गए पंजाब के अंदर और आपका कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे दे, हम इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इंतखाबात नहीं मानेंगे। तो किस किस्म की सियासत है और ये कौन सी अखलाकियात है? मतलब आप ने इमरान खान और अपने सपोर्टर्स को आप हमेशा इंतशार की तरफ लेके जाते हैं। देखिए जब आप जलसे में खड़े होकर सिर्फ यही कहेंगे कि मैं उसको फांसी दे दूंगा और मैं फेंटा लगाऊंगा बल्ले के साथ, तो वो सारी चीजों का असर उस नौजवान नस्ल के ऊपर होता है जो अभी बड़ी हो रही है, मेच्योर हो रही है। वो जब इस किस्म की सियासत देखते तो उनके जहनों के ऊपर असर होता है। उनके जहन में सिर्फ यही चीज रह जाती है कि सिर्फ इमरान खान ही है, बाकी तमाम सियासतदान चोर और करप्ट है। अब आप देखें जब अभी ये जो हमजा शहबाज शरीफ का परवेज इलाही का इलेक्शन होता, उससे एक दिन पहले ये लोग धमकियां देना शुरू हो गए थे कि हम आईजी को नहीं छोड़ेंगे, हम सीसीपी और लाहौर को नहीं छोड़ेंगे, हमें 25 मई भूला नहीं है, हमने लिस्टें बना ली हैं, ये बंदा हमारे रडार पे आ गया, इस बंदे को हमने जेल में डालना है। मतलब आप लोग इस इंतकामी सियासत से निकलते ही नहीं है, ना जीतने पे आजिज़ी दिखाते हैं आप लोग, ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आप उससे ज्यादा मुतकब्बर हो जाते हैं। और अखलाकियात तो ये दो मुतजाद चीजें हैं, पीटीआई का अखलाकियात से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है ताहिर साहब, हमने 2013 के इलेक्शन के बाद ये देखा कि हार के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो अपने चाहने वालों को ये कॉल दे दी कि आप टैक्स जमा ना करवाएं, आप टोल टैक्स ना दें जब भी आप मोटरवे से गुजरते हैं। तो सिविल नाफरमानी की एक मुकम्मल मुनज़्ज़म तंजीम आपने कैंपेन चलाई है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आप ऐसी कॉल दे देते हैं कि जिससे वीडियोज़ बना के आप कहते हैं कि ट्वीट कर दी जाए किसी भी सियासी फिगर के को अगर आप देखें किसी पब्लिक प्लेस पर तो आप उसकी वीडियो बनाएं, उसको गालियां देते हुए उसकी वीडियो बनाएं और अपलोड कर दें, वायरल हम कर देंगे। इस तरह की कैंपेन्स भी हमने देखी हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान वाकई सियासी अखलाकियात पे यकीन रखते हैं या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं रखते। और ये जो आखिरी फ़िक्रा इन्होंने सजाद अनवर साहब ने दिया कि फ़ाशिज़म, तो इलामा इकबाल जब यूरोप में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने ये जो शेर कहा कि तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाज़क पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा, जो शाखे नाज़क पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। शाखे नाज़क क्या है, फ़ाशिज़म क्या है? देखें कि आप अपने मुखालिफ को, सियासी मुखालिफ को एंटी स्टेट समझें, आप उसको कानूनी अपोजिशन का हक ना दें, आप मीडिया की आज़ादी पे बिलीव ना करें, आप स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क ना रखें, आप कानून अपने मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ को कानून समझें, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन ना रखें, आप जो आपके मुखालफीन हैं उनकी एग्जिस्टेंस उनको डेमोनाइज करें, उनके वजूद को आप अपने लिए रियासत के लिए ख़तरा समझें। तो फाशिस्ट रजीम में ख़तरा ये होता है। देखिए जर्मनी इस कैफियत से गुजरा, तो मुझे जर्मनी में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ मैंने बूढ़ी उम्र की औरतों को, मर्दों को रोते देखा है कि हम में शऊर नहीं था, हम एक लीडर के पीछे गुमराह हुए। ये फेज़ मुसोलिनी पे भी आया है, ये फेज़ इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स में भी है, ये फेज़ जापान में भी आया, लेकिन कौमों ने इसकी कीमत अदा की। तो ये जो एक लहर जनरेट हुई है जिसमें अखलाकियात का, आइन का, कानून का, तहजीब का ख्याल नहीं किया जा रहा है। लीडर जो है वो रोल मॉडल भी होता है। एक सांस में हम रियासत मदीना की बात करते हैं, तो क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल भी बनाना हो?
उनको नबी पाक को कुरान मजीद में आयत ये हिदायत जारी की कि जाहिलों से बहस भी ना करें, उन्हें कहें अस्सलाम वालेकुम, जी जी और गैर मुस्लिमों से करें कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इससे बढ़ के सेकुलरिज्म जदीद इंसानी तारीख में है नहीं। तो ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि मैं आज ही और अभी मेरे लिए इक़्तिदार हो, उसकी कोई भी कीमत, चाहे रियासत के सियासत के ज़रिए रियासत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जी 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 दूसरा, हमारी जो रवायात हैं उन रवायात में अगर ज़ाती दुश्मनी भी होती है जी। और इस्लाम भी ये कहता है तो ख़वातीन और बच्चों को उससे मुबर्रा रखा जाता बिल्कुल। है। तो ये जो रविश हमारे यहाँ ये आ गई है, मैं एक उस्ताद भी हूँ, मैं समझता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, और मैंने आज 4-5 जगह अपने स्टूडेंट्स को कहा कि यार मैं शर्मिंदा हूँ आपका उस्ताद होके जी जी कि आप मुझसे 2 साल पढ़े हैं और आप इस तरह का तनकीद का आपको हक है, तज़हीक का हक नहीं है, तजलील का हक नहीं, और मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों को अपना स्टूडेंट कह के। जी तो ये तरबियत में, इसमें मैं भी अपने आप को मुजरिम समझता हूँ। इस माशरे का इमरान खान के साथ मैं भी मुजरिम हूँ कि मेरे पास जो बच्चा यूनिवर्सिटी में आया, मेरे पास जो स्कूल में आया, कॉलेज में आया, जी जी उसकी मैंने ज़हन साजी उस तरह नहीं की जिस तरह मुझे करनी चाहिए जी थी। जी जी तो मैं अपने आप को भी इसमें मुजरिम समझता हूँ। और वो लोग जो साथ दावा करते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद जो हैं पीटीआई में शामिल हुए जी। और बैसियत तर्जमान उन पे दबाव था, जी। उन्होंने बताया ज़ाती तौर पे भी मुझे कि उन्होंने कहा मेरे वालिद की तरबियत है, उनके वालिद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा मैं ना सुनूं कि तुम टीवी पे किसी को गाली निकालो, वाह। किस तुमने अपनी आखिरत में जवाब देना, जी, जी, इक़्तिदार कुर्बान कर देना, लेकिन तजलील और तज़हीक और किसी को दुश्मन ना करना। सही सही तो वो इस सियासी निज़ाम में एक सियासी शख्सियत का नदीम अफजल चंद जो है वो नाकाम है, और जो लोग कामयाब हैं वो किस लिए कामयाब हैं? क्योंकि वो गलाजत के ढेर के ऊपर अपने जो मेडल है बदतमीज़ी का वो गले में डाल के बैठे हुए हैं। सही है, ठीक है। अब आजम साहब की जानिब चलते हैं। जिस तरह से कहा कि हदीस है कि आप अपनी इस तरह के जंग में ख़वातीन और बच्चों को जो है वो इस्तिस्ना दे दें, उनको बचा के रखें, उनको दूर रखें। तो लेकिन हमने ये देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा हों, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, हिना भट्ट साहिबा हों, उनके खिलाफ आए रोज़ कैंपेन चलाई जाती है, और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर भी हमने देखे जहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी तंग किया गया, उनको उनके मजहबी फ़राइज़ अदा करने से भी तंग किया गया। तो ये आप बताइए, अखलाकियात पर यकीन रखना इस सियासी जमात का आपको लगता है या नहीं है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अखलाकियात का इस वक्त जनाजा निकला हुआ है। हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं, पहले बड़ी एक वज़ादारी, रवादारी, बर्दाश्त सियासत के अंदर होती थी, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता था और उसकी बात सुनी जाती थी। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं कि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और पीटीआई की जानिब से जिस तरह लोगों की तजलील की गई, खुसूसन ख़वातीन की इज़्ज़त उछाली गई, वो इंतहाई अफसोसनाक है। और ये बात ठीक है कि जंगों के अंदर ख़वातीन, बच्चों और बूढ़े अफराद को उस वक्त उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, लेकिन हम पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। पहले देखें, सियासी नर्सरियाँ होती थी, तालीमी अदारों के अंदर यूनियंस की शेप में सरकारी सियासी नर्सरियाँ होती थी जो सियासी कारकुनों की एक तरबियत गाह का काम करती थी। ट्रेड यूनियंस होती थी, वो अपनी तरबियत गाह का काम करती थी। लेकिन अब आप देखें कि कौन सी नर्सरियाँ हैं, तरबियत गाह क्या है? सोशल मीडिया के जो सेल बनाए हुए हैं वहाँ से तरबियत की जा रही है, और वहाँ से जो तरबियत इस वक्त पहुँच रही है कौम तक, और वो आपके सामने है। उस पे हम बात भी नहीं कर सकते। टीनेज बच्चों को हायर किया जाता है जिन्हें सियासत का कुछ पता नहीं होता, और जिस तरह से उन्हें डिक्टेट किया जाता है वो उसी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और हमें वो कहते और देखते हुए शर्मिंदगी होती है। हम घर में बैठ के ना वो मैसेज देख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। बल्कि इससे भी आगे की बात करूंगा, बहसियत सहाफ़ी हम लोग जब कोई ख़बर देते हैं, देखिए ख़बर में सहाफ़ी की कोशिश ये होती है कि हक़ाइक़ को सामने लेके आए, लेकिन हम ये पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं अजीब ट्रोलिंग होती है। जब हमारी ख़बर कोई जर्नलिस्ट देता है उसके नीचे इतनी खौफनाक किस्म की ट्रोलिंग आती है, कोई बंदा अपनी राय नहीं दे सकता। इवन के इज्जत बचाने के लिए मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े सीनियर लोग वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी खबर, अपने जो ट्वीट्स होते हैं उनको डिलीट करना पड़ता है। तो ये तो इंतहा पे पहुंच गई हुई है। अब तो अखलाकियात का बस वो अखलाकियात का सुन के ना तो बंदे को मजाक लगता है कि पता नहीं ये मजाक ही रह गया। और मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं है,
हमें बाकी जो जमातें हैं उनको भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रोलिंग के अंदर, जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग के अंदर बाकी जमातें भी शामिल होती हैं और तमाम जमातों को इस पर थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इखलाकियात के ऊपर और इन ये झूठ पे मबनी जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर भी हमें एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स इस पे इकट्ठे हों, चाहे इस पे आपको कानून साजी में जाना पड़े, चाहे कवानीन पे इम्प्लीमेंट की तरफ जाना पड़े, चाहे आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी नस्ल तबाही की तरफ जा रही है और ये मुल्क इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इसकी नस्ल जो है वो तालीम की बजाय इस तबाही के अंदर चली जाए। लिहाजा इसके अंदर हम सब का भी रोल है, हमें भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और हमें करना चाहिए। मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, जो बच्चे जो हमसे पढ़ के जा रहे हैं, जो हमसे तरबियत लेके जा रहे हैं, हम उन्हीं के हाथों परेशान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं उनकी सोच कुछ और है, वो सोशल मीडिया पे कुछ और नज़र आ रहा है, बात कुछ और कर रहे हैं, जो इंतहाई तकलीफ दे है। ठीक है, लिहाजा बहसियत कौम इसमें हमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है और PTI को बिलखसूस अपनी जो तरबियत गाहें हैं उनकी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा इमरान खान की टोन्स और धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता है। सजाद साहब, आपसे भी यही सवाल है कि अखलाकियात पे यकीन रखती है ये जमात या नहीं रखती? इस बात के पेश नज़र के उन्होंने कैंपेन के लिए टिकटॉकर्स को हायर किया और जो टिकटॉकर्स ने जिस तरह की वीडियोस बनाई वो भी हम सबके सामने हैं। इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अखलाकियात का PTI ने तो बड़ा कर दिया। जो पहले भी हमारी सियासी अखलाकियात कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तकरीबन इन्होंने आकर तो झाड़ू फेर दिया है इस पे। तो ये जो ताहिर नईम साहब ने कहा है ना, मेरे भी कुछ प्रोफेसर दोस्त हैं तो वो उनका अपने स्टूडेंट्स के साथ सोशल मीडिया पे कई दफ़ा तूतकार भी हुई और कई प्रोफेसर्स ने अपने स्टूडेंट्स को ब्लॉक भी कर दिया है इस वजह से कि वो किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। रीज़न उसकी सिर्फ एक है कि सुबह दोपहर शाम जिस तरह की इनको भाषण और तकरीरें मिलती हैं इमरान खान साहब की तरफ से, और हैरत की बात है कि जिस फैमिली ने आसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी की थी मोटरवे रेस्ट एरिया में, वो उन्होंने जाके माफ़ी मांगी जब नारोवाल में उस फैमिली ने, तो अगले ही दिन इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने गलती की, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने ठीक किया था आसिफ इकबाल के साथ जो भी किया था। तो वो बेसिकली ऐसे पॉइंट पे ले गए लोगों को कि जहाँ पे मैंने देखा कई घरों में पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे जो हैं वो सियासत पे जब आते हैं तो वो बदतमीज़ी के लहजे में बात करनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक बदतमीज़ी जो है ना, इसका उनसर बहुत डीप हमारी सोसाइटी में चला गया। इसका जहर है ये जो नाशाइस्तगी का और बदतमीज़ी का और तलखी का और हेट का और नफ़रत का, और ये जल्दी जाने वाला नहीं है। कल को इमरान खान की सियासत का सफाया भी हो जाएगा, लेकिन ये जो तलखी है सोसाइटी के अंदर, ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम लगेगा इसको निकलते हुए, क्योंकि ये सियासत से ना अब आपकी सोसाइटी की सारी तहों के साथ साथ नीचे तक चली गई है ये वाली बात। और दूसरा ये है कि ये जो जिसको हम कहते हैं कि जब आप हर चीज़ को रद्द करते हैं और हर चीज़ से टकराने की बात करते हैं तो उसमें एक फेक और जाली हीरोइज़म भी निकलता है उसमें से, और उसके नतीजे में उसी हेट स्पीच के नतीजे में जो भी सारे माजी के भी फाशिस्ट लीडर थे वो ऐसा ही करते थे। ताज़ा मिसाल है, आज इबरत की मिसाल बन गए हैं अल्ताफ़ हुसैन कराची में, लेकिन उन्होंने उनकी जैसी तकरीर होती थी उसका असर उनकी पूरी पार्टी लेती थी, और उसके नतीजे में आपने देखा कि कराची जो है वो खून की वहाँ पे कितना अच्छा होलियाँ खेली गई और नदियाँ बहाई गई। तो मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी बात की थी कि जो सियासत को देखने वाले अदारे हैं वो अगर जितनी भी ताख़ीर करेंगे इस फितने को रोकने में, उतना ही इस कौम का नुकसान होगा। आज कराची में अमन है तो उसकी वजूहात हैं, और मुल्क में भी अमन के लिए वो सद्देबाब करने की ज़रूरत है। जब आप
लोग जब रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो आप उनको मीडिया में रोक देते हैं। मेरा ख्याल है ये सोशल रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, आपको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। ठीक है सजाद और साहब, दूसरी बात क्यों उनकी आपने जो कहा कि trolling रेड की है, लाइन खास तौर पे रेड आपने लाइट देखा, को क्रॉस जितने करना, उसके लिए कोई ना कोई जुर्माना तो देना ही पड़ता है, और यकीनन जो इंतशार मुआशरे में फैलाएगा वो फिर उस जुर्म की सजा भी पाएगा। शनीला साहिबा, इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना है, इखलाकी कदरों को हमने बहाल करना है, खुशियों को बहाल करना है, और नई नस्ल को हमने तालीम और तरबियत देनी है। इसमें क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, मैं अभी जो बात ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया के जरिए जब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है, झूठ बोला जा रहा होता है, तो आप अपनी नई नस्ल की तरबियत कैसे कर सकेंगे? देखिए, जब वहां पे रोज एक नया झूठ गढ़ लिया जाएगा तो जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है ना वो तहकीक करती है ना वो पढ़ती है। वो ये नहीं देखेगी कि ये जो आज इन्होंने झूठ बोला है या आज इन्होंने जो एक खबर दी है हम जाके इसकी तहकीक करके देखें ये ठीक है कि नहीं। अब आप देखिए, उन्होंने ये एक झूठ जो अमरीकी साजिश वाला है उसको इतना ज्यादा फैला दिया हुआ है कि आपकी एजेंसियों ने तहकीक करके ये बात कह भी दी है कि नहीं, कोई साजिश हमें नहीं मिली, लेकिन जो सपोर्टर है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इमरान रोज उनके जहन में तकरीर करके ये बात डाल रहे होते हैं। फिर आप ये देखें कि जो इन्होंने रूस से जो पेट्रोल लेने वाला झूठ बोला था, कितनी दफा इसकी आके वजाहत कर दी गई, लेकिन लोग अभी भी आपको आके ये कहते हैं कि देखिए आपने महंगाई कर दी, आप हमें महंगा पेट्रोल दे रहे हैं जबकि आप रूस से सस्ता दे सकते हैं। तो जब तक आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें बहुत से मीडिया हाउसेस भी हैं, देखिए वो इमरान की हिमायत में रोज फेक न्यूज देते हैं, उन फेक न्यूज का हम रोकते नहीं है। अगर हम उन फेक न्यूज को चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनको सजा देने लगे, तो ये फेक न्यूज रुक जाएंगी। इसी तरह सोशल मीडिया को अगर हम कंट्रोल करें कि जो लोग किसी के ऊपर बहतान लगाते हैं, उसकी किरदार कशी करते हैं, उनको सजाएं देने लगेंगे, तो खुद ब खुद आपकी सोसाइटी के अंदर चीजें फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम इमरान खान की इस नफरत अंगेज सियासत को रोकें, उनकी तकरीरों पे पाबंदी लगाएं, जैसे आपने अल्ताफ हुसैन की लगाई, आपने नवाज शरीफ साहब को तकरीर पे पाबंदी लगा दी, क्यों नहीं? जब इमरान खान इदारों की तस्हीक करते हैं, उनके खिलाफ नफरत अंगेज बातें करते हैं, तो उनकी क्यों नहीं तकरीर के ऊपर पाबंदी लगती है? अगर आप उनको कंट्रोल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चीजें ठीक होना शुरू होंगी। लेकिन ये इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर गई हमारे अंदर कि जो हमारी एक दो नस्लें हैं वहां तक तो मुझे जो ठीक होती है अभी नजर नहीं आ रही है। ये गंद अभी बहुत फैलेगा और अभी सोसाइटी में बहुत नफरत फैलेगी, लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और कंट्रोल करने की अभी से अगर कोशिश ना की गई तो फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल में कई सदियां लगेंगी आपको कंट्रोल करने में। ठीक है, मुतरा साहब, शनीला साहिबा, ताहिर नईम साहब, आजम चौधरी साहब और सज्जाद अनवर साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के बाखबर से मुझे मदीहा आबिद अली को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।